All. Our today's unit is Fundamental of Estimating and Costing. In this unit, we have to learn role and responsibilities of estimator, what are the checklist of items, and rule of deduction as per IS 1200. In the last video, we had learned about estimating costing meaning, its necessity, its types, administration approval, and technical sanction. So, what are the learning outcomes achieved during this session? Prepare the checklist for the given type of civil engineering structure. Student will able to apply the rules of deduction as per IS 1200 for calculating the quantities of structure. Course outcome mapped by this session is: select the mode of measurement for different items of work. Then roles and responsibilities of estimator. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टिमेटर की क्या है, ये जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एस्टिमेटर मतलब क्या। एस्टिमेटर कौन है? जी हाँ, एस्टिमेटर सिविल इंजीनियर है। हु इज एस्टिमेटर? अ पर्सन हु प्रिपेयर्स द एस्टिमेट ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ वर्क। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो एस्टिमेट प्रिपेयर करना जानता हो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क का। फिर उससे क्या एक्सपेक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी? टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम्स एज पर द ड्राइंग उसको रीड करते आना चाहिए और उसके ऊपर से उसने लिस्ट ऑफ आइटम बनाना आना चाहिए। टू प्रिपेयर सेंटर लाइन प्लान ऑफ द स्ट्रक्चर, उसे सेंटर लाइन प्लान बनाना आना चाहिए। टू कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क, जितने भी वर्क्स है, एक्सकवेशन, पीसीसी, आरसीसी, डीपीसी, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इस सब की उनको क्वांटिटीज कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसे करेक्ट यूनिट देना आना चाहिए, नहीं तो यूनिट अगर देना नहीं आया तो एक्सकवेशन किए थे मीटर क्यूब में और इसने गलती से कर दिया सेंटीमीटर क्यूब, गलत हो गया, इससे लॉस दोनों तरफ हो सकता है। देन टू प्रिपेयर एस्टिमेट एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, उसे स्पेसिफिकेशंस देना आना चाहिए, एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। एंड टू स्टडी रेट एनालिसिस ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क एंड टू प्रिपेयर मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट, उसे मेजरमेंट शीट बनाना आना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना आना चाहिए, उसे रेट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। टू प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ आइटम्स विद देयर स्पेसिफिकेशन, उसे चेकलिस्ट बनाना चाहिए पूरे आइटम्स की। देन व्हाट इज प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की अगर मुझे चेकलिस्ट बनाना है तो कैसी चेकलिस्ट बनेगी? साइट क्लियरेंस, अर्थवर्क, पीसीसी, यूसीआर, डीपीसी, ब्रिक मेसनरी, प्लिंथ फिलिंग, फ्लोरिंग, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल पेंटिंग, एक्सटर्नल पेंटिंग। मतलब चेकलिस्ट बनाना मतलब कि किस वे से उस वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपने टूर का प्लान बनाए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे टूर का। अभी आपने टूर का एक प्लान बनाए तो आप क्या करते हैं? प्रॉपरली उसकी चेकलिस्ट बनाते। कैसे? 7 बजे निकलना है, 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से 9 बजे तक ये, 9 से 9:30 ये स्पॉट, 9:30 से 12 बजे तक ये, 12 से एक लंच। तो ये क्या हुआ? आपने प्रिपेयर चेकलिस्ट बना लिए। आपने इसी सेम वे अगर हमको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना है, हम सबसे पहले साइट क्लियर करेंगे, जंगल है हमने पूरा क्लियर करे। अर्थ वर्क करेंगे मतलब क्या करेंगे? एक्सकवेशन, गड्ढा खोदेंगे, फिर पीसीसी करेंगे उसमें, फिर यूसीआर करेंगे, देन डीपीसी होंगी, ब्रिक मेसनरी खड़ी करेंगे, जो आपने गड्ढा करे तो उसे फिल कर देंगे, उसके ऊपर फ्लोरिंग कर देंगे, इंटरनल प्लास्टर होगा, एक्सटर्नल प्लास्टर होगा, इंटरनल पेंटिंग होगा, एक्सटर्नल पेंटिंग होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ, तो इसमें क्या क्या होगा फ्रेम स्ट्रक्चर में? पहले साइट क्लियरेंस, एक्सकवेशन, पीसीसी, फिर आरसीसी इन फुटिंग। क्यों इसमें आरसीसी करना पड़ रहा है? क्योंकि लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। फिर प्लिंथ बीम करते हैं, फिर कॉलम्स खड़े करते हैं,
फ्लोर बीम बांधते हैं, फिर फ्लोर स्लैब होता है, स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं, फिर प्लिंथ फिलिंग होती है, ब्रिक मेसनरी, फिर फ्लोरिंग करेंगे, फिर इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल फिलिंग एंड एक्सटर्नल फिलिंग। तो प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट ऑफ आइटम का मेन पर्पस क्या है? टू एग्जीक्यूट द वर्क इन द प्रॉपर मैनर। हम एक प्रॉपर मैनर से वर्क जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। देन नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन वर्क एज पर IS 1200। सबसे पहले IS 1200 क्या है? IS 1200 डील्स विद द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग। IS नोट करिए, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ 1200, ऐसा उसका मीनिंग होगा। तो ये 1200 IS 1200 क्या देखता है कि मेजरमेंट, बिल्डिंग को गिनने के कितने तरीके हैं ये देखता है। एंड दिस इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आफ्टर द ड्राफ्ट फाइनलाइज्ड बाय द सिविल वर्क मेजरमेंट सेक्शन कमिटी एंड इज अप्रूव्ड बाय द सिविल इंजीनियरिंग डिविजनल काउंसिल। ये जो IS 1200 है ये कौन बनाता है? सिविल इंजीनियरिंग डिविजनल कमेटी। और ये जो है सेक्शनल कमेटी इस पे ये डिज़ाइन करती है और इसको अप्रूव कौन करता है? सिविल इंजीनियरिंग डिविजनल काउंसिल। अब ये देखते क्या है कि कौन से एरिया का क्या रेट चल रहा है और वहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उस हिसाब से ये सब हम लोग चेक करके डिज़ाइन करते हैं। देन देर आर 25 पार्ट्स इन IS 1200। 25 पार्ट्स है IS 1200 को और सब अलग अलग पब्लिश्ड हुए हैं। इसमें आप लोग ब्रिक मेसनरी काउंट कैसे करेंगे, अर्थवर्क काउंट कैसे करेंगे, स्टोन वर्क काउंट कैसे करेंगे, सब ऐसा वहाँ पे इंक्लूड है। जैसे द IS 1200 गाइड इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। देखो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट ये सब मेजरमेंट पे डिपेंड होता है। जब वो मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट, फेस शीट सबमिट करता है तभी हम उसका पेमेंट प्रॉपरली कर पाते हैं। देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिडक्शन इन ब्रिक वर्क। अगर मुझे ब्रिक वर्क गिनना है, ब्रिक वर्क सबको समझता है जुड़ाई, उसमें अगर मुझे गिनना है तो रूल क्या है उसका कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। एक दीवार है, वहाँ मुझे इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाना था, मैंने 0.1 स्क्वायर मीटर का बोर्ड के लिए जगह खाली छोड़ दिया, तो मैं क्या उसका पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं करूँगा क्या? नहीं, उसका मुझे पेमेंट करना होगा। नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन्स अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर ऑफ सेक्शन। बीम हमने कास्ट करे, वो थोड़ा सा ब्रिक वर्क में आ गई, लास्ट में वहाँ से ब्रिक वर्क करना पड़ा, तो हम वो बीम का डिडक्शन कर देंगे क्या? नहीं, हमको उसका पे करना होगा। नो डिडक्शन इन मेड इन बेड प्लेट्स, वॉल प्लेट्स, बेयरिंग ऑफ सज्जा अप टू 100 mm डेप्थ। हम लोग स्लैब डालते वक्त इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी बेयरिंग छोड़ देते हैं, बेयरिंग के लिए जगह, फैन की बेयरिंग के लिए जगह, वॉल्स में इलेक्ट्रिक के कंडक्टिंग के लिए जगह। तो ये जब हम लोग छोड़ते हैं वहाँ पे वर्क नहीं होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना ही है। बेयरिंग ऑफ रूफ स्लैब, कॉन्क्रीट ब्लॉक फॉर होल्ड फास्ट आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ब्रिक मेसनरी। हमको होल्ड फास्ट जैम करना होता है, डोर फ्रेम वगैरह, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा वर्क छोड़ देते हैं। तो क्या वो जो ओपनिंग छोड़े हमने उसके लिए क्या हम डिडक्ट करेंगे क्या? नहीं, उसका भी हमको पेमेंट करना है। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग डिडक्शन इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। नो डिडक्शन आर मेड फॉर ओपनिंग ऑफ एरिया नॉट एक्सीडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर ईच एंड नो एडिशन आर मेड फॉर जैम, सॉफिट और सील। देखो जैम, सॉफिट और सील के लिए एडिशन कुछ भी नहीं, ये अगर वहाँ वर्क नहीं हुआ फिर भी हम डिडक्ट नहीं करेंगे। 0.5 मीटर स्क्वायर से कम की ओपनिंग है, हमको डिडक्शन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा पर 3 स्क्वायर मीटर से कम 50% डिडक्शन करना है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा तो आपको फुल एरिया शुड बी डिडक्टेड, बट एक ही साइड का, उसका एक्सटर्नल साइड का नहीं। ये 3 रूल है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क के लिए। दीज आर द रियल एग्जाम्पल, दीज आर द आर्क ओपनिंग, दीज आर द रेक्टेंगुलर ओपनिंग, these are the seal lintel opening and these are the semi arc opening. Then
So today what we had learned, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर कि उसे सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। चेकलिस्ट ऑफ एटम ऑफ वर्क, क्यों बनाते हैं हम लोग चेकलिस्ट? क्योंकि एज एग्जीक्यूशन हमको कैसा करना है, एज पर द चेकलिस्ट आना चाहिए। रूल्स ऑफ डिडक्शन एज पर IS 1200 कि भाई 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो डिडक्ट नहीं करना है, 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो नहीं करना है, 3 मीटर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो 1 फेस ही करना है, ये सब कुछ डिडक्शन। ब्रिक वर्क में क्या डिडक्शन के रूल्स थे, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग में क्या रूल्स थे। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट एंड सॉल्व द असाइनमेंट विच आई हैड गिवन यू ऑन दिस टॉपिक। यू हैव टू सॉल्व द 3 questions which I had given, which already has come in the MSBT exam. So learn first and then only solve it on a paper and send me. Next video will be on mode of measurement and standard formats used in civil engineering. जो भी मैंने आपको मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट बताया वो कैसी रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।